नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मेरा टेक। और आज हम लोग क्लास 9 के बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल तरीके से एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन से होते हैं, वेदर एलिमेंट्स, प्रेशर वेल्स, विंड एंड इंडियन सीजन्स के बारे में डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके। क्लास स्टार्ट करने से पहले मिराया एक टेक की एक छोटी सी इनिशिएटिव आप सभी के लिए, जहाँ पे आप सभी को बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत ही लो प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन दे सके, इसलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। आपको भी पता है कि मिराया एक टेक के जो टीचर्स हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरा एट टेक के पेड बैचेस के साथ जुड़िए, जहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेटर्स हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दें और आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकें, आप अच्छा स्कोर कर सकें। हमारे पास क्लास 1 से लेकर के 12 तक ऑल बोर्ड ऑल सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं। तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज आपको दिए गए हैं, आप सभी इन कोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्लीज मेरा टेक के साथ जुड़े और एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हमें समझाता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर समझने के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो आपको वीडियो दिख रहा है, इसमें आपको सनशाइन, क्लाउड, एयर, ये सारी चीजें दिख रही है। यही है हमारा एटमॉस्फेयर। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स, दैट सराउंड्स आवर। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ। जैसे आपने वीडियो में क्या देखा कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर की जो प्रेजेंस है, यही हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर। ओके। ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको मैं अभी एक एक करके बताऊंगा, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर कैसे एग्जिस्ट कर पाता है। ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है, ये एटमॉस्फेयर की अवेबिलिटी कैसे होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है बेटा ग्रेविटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। इसीलिए देखो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से लाइफ भी नहीं होगा। क्यों लाइफ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट गैसेस की नीड होती है, वो गैसेस प्रोवाइड कौन करता है, एटमॉस्फेयर। वो सारी गैसेस प्रेजेंट कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में। इसीलिए देखो, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वहां आपको लाइफ भी नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें मरकरी, तो मरकरी के ऊपर आपको जो है लाइफ नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी का अपना है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी आप सभी को पता है कि देखिए, मार्स के बारे में स्टडी किया जा रहा है कि मार्स पे हम रह सकते हैं या नहीं, वहां पे लाइफ हो सकती है नहीं। तो उसको समझने के लिए, वहां पे लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको समझने के पहले हम वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में समझना होगा कि कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, क्या वो गैसेस जो है, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता चलती है, अगर एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होगा, तो ही वहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन कर सकती है। ओके। सो आपको समझ में आया कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखता है। और ये एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस हमारे अर्थ के ऊपर कैसे है, ये एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस हमारे अर्थ के ऊपर, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर अ ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, और अगर ना हो तो लाइफ कैसे सरवाइव नहीं कर सकती। देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या रीजन है कि ये एक फील्ड की तरह काम करता है हमारे लिए।
कैसे शील्ड की तरह काम करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी लाइट से, जो सन से आती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये लाइट्स डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में आती और हमें बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो हो जाते। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक्ट करता है एक शील्ड की तरह, जो प्रोटेक्ट करता है जो लिविंग विंग्स हैं उनको। दूसरा, तो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है, ये एक थर्मल रेगुलेटर भी होता है। थर्मल रेगुलेटर कैसे? थर्मल रेगुलेटर, एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या होती है कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ की वो बैलेंस रहती है। वरना सिचुएशन ऐसा होता कि डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता और नाइट में टेम्परेचर बहुत कम होता है। अरे मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन ना डे बहुत ज्यादा हीट होता है डे में, और ना ही रात बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। ये क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। कैसे? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करके रखती हैं, जिस वजह से नाइट में जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं करता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो अवेलेबल होती हैं, जो गैसेस हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और इसी वजह से अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनकी वजह से लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी वेदर कंडीशंस होते हैं, जो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, ये सब कुछ जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं, ये सब कुछ होते हैं बेटा एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो शायद वेदर फेनोमेना भी नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको रीजन बताया कि एटमॉस्फेयर जो है वो वर्क करता है एक शील्ड की तरह। एटमॉस्फेयर वर्क्स एज अ शील्ड। तो पहला क्या मैंने बताया, तो एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर वर्क करता है एक शील्ड की तरह, जो हमें प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल रेडिएशन है जो अर्थ से आते हैं उससे। दूसरा, ये एक थर्मल रेगुलेटर भी है। थर्मल रेगुलेटर कैसे है? थर्मल रेगुलेटर की वजह से क्या करता है, जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो है, ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो गैसेस प्रोवाइड करता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जितने भी वेदर फेनोमेना है, वेदर फेनोमेना इसी वजह से हो पाते हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। नाउ, अब हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन में हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी गैसेस से मिलकर के बना है। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गैस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रेजेंस है 78%। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड लिविंग टिश्यूज। जैसे आप लोग क्लास 10th में पुराना एक चैप्टर भी था, या फिर क्लास 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है नाइट्रोजन बढ़ा देता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लिविंग टिश्यूज की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बॉडी में भी क्या चाहिए, हमारे बॉडी को भी नाइट्रोजन की नीड होती है। ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है 21%। ऑक्सीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। तो अगर लाइफ है तो लाइफ सिर्फ इस वजह से है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड है बेटा, थर्ड जो गैस जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है आर्गन। मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस। सबसे ज्यादा जो इनर्ट गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है, इस वजह से नेचुरली इसका बहुत ज्यादा कम यूज होता है। ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग पर्पजेज में यूज होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का यूज, सॉरी,
आर्गन का यूज जो है हम करते हैं नाइट बल्ब, लाइट जो बल्ब्स होती है उसमें, लाइट बल्ब्स के अंदर, या फिर जो वेल्डिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, वेल्डिंग इंडस्ट्रीज, वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं वहां पे आर्गन गैस का यूज किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.04% है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर वर्क करता है टेम्परेचर रेगुलेटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये खासियत होती है, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, हीट की हीट ट्रैप करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए। क्यों, क्यों रिड्यूस किया जाए? क्योंकि अगर कार्बन एमिशन रिडक्शन नहीं होगा तो हीट ट्रैपिंग बढ़ती रहेगी, और हीट ट्रैपिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो राइज करता रहेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जैसे हम नियोन की बात करें, हीलियम की बात करें, ओजोन की बात करें, वाटर वेपर की बात करें। ये सारे गैसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा। पहला हमने बताया व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। फिर मैंने आपको बताया व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज के लिए हम ये दो टॉपिक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम स्टार्ट करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें मैं एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे जो है नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तो मेरा टेक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।